नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब पर। आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह कितने होते हैं, कैसे और कहाँ-कहाँ उनका प्रयोग किया जाता है, इसी एक वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाने वाली हूँ विराम चिन्हों का सही प्रयोग। तो दोस्तों, विराम चिन्हों की संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। बातचीत में किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देने के लिए हम थोड़ा रुकते हैं ताकि हमारी बात दूसरे व्यक्ति की समझ में आ सके। यदि हम लिखते समय भी इसी प्रकार का विराम न लें, अर्थात अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग न करें, तो बात समझ में नहीं आएगी। वो कैसे? आप अपनी स्क्रीन पर इन दो वाक्यों को देख सकते हो। इन्हीं दो वाक्यों के द्वारा हम समझेंगे कि विराम चिन्ह क्यों ज़रूरी है लिखते समय। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मोहन को रोको, मत जाने दो। मोहन को रोको, मत जाने दो। इसका अर्थ हुआ कि रोहन को रोको, उसे मत जाने दो। ओके, यानी रोहन को रोकना है, उसको जाने नहीं देना। अब दूसरा वाक्य पढ़िए। मोहन को रोको मत जाने दो। मोहन को रोको मत जाने दो। अब इस वाक्य का अर्थ हुआ मोहन को रोकना नहीं है, उसे जाने दो। ये अंतर दोस्तों एक विराम चिन्ह के कारण है। अल्प विराम का हमने यहाँ प्रयोग किया है। ये है हमारा अल्प विराम चिन्ह। ओके, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए, इसी एक विराम चिन्ह की वजह से वाक्य सेम है, हमारा शब्द सेम है, लेकिन एक विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों में पर्याप्त अंतर है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे दोनों वाक्यों के अंतर को। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को अंग्रेजी में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। बोलने, पढ़ने और लिखने के समय रुकने के लिए या भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, जब हम बोलते, पढ़ते या लिखते समय रुकने के लिए या अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन निशानों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। अब कुछ प्रमुख विराम चिन्ह होते हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। ये हैं हमारे प्रमुख विराम चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कुछ इस तरह से होता है, सिर्फ एक वन के जैसा। दूसरा है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक आप देख सकते हैं, इस तरह से होता है। विस्मय सूचक इस तरह से होता है। अल्प विराम ऐसे होता है। अर्धविराम इस तरह से होता है। निर्देशक इस तरह से। विवरण चिन्ह आप देख सकते हैं। योजक चिन्ह कुछ इस तरह दिखाई देता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार से होता है, डबल कोमास और सिंगल कोमास। हंस पद नेक्स्ट है हमारा हंस पद। हंस पद आप देख सकते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन पर। ये है हमारा लास्ट हंस पद। हंस पद इस तरह से होता है। प्रयोग की दृष्टि से विराम चिन्हों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब प्रयोग की दृष्टि से, यानी जब हम उनका प्रयोग करते हैं, उस दृष्टि से विराम चिन्हों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आप देख सकते हैं दोस्तों, वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह।
यानी वाक्य के अंत में, जब वाक्य हमारा पूरा हो जाता है उसके अंत में जब हम प्रयोग करते हैं, एक तो उस तरह के विराम चिन्ह होते हैं, दूसरा वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, और कुछ इस तरह के विराम चिन्ह होते हैं जो वाक्य के बीच में हम प्रयोग करते हैं। आइए पढ़ लेते हैं दोनों तरह के विराम चिन्हों के बारे में। आइए दोस्तों, पहले हम पढ़ लेते हैं वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों के बारे में, उन विराम चिन्हों के बारे में जो वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। क पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कुछ इस तरह से होता है, केवल एक वन की तरह। प्रश्न सूचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रश्न सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो मैं नहीं आऊँगा, यह एक साधारण वाक्य है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है अंत में पूर्ण विराम। ख प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रश्न सूचक का प्रयोग हम वाक्यों के अंत में करते हैं। वाक्यों के अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ लास्ट में हमने यूज़ किया है प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। ग विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में। विस्मयादि बोधक चिन्ह हर्ष, दुख, घृणा, शोक, आश्चर्य या विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, जहाँ पर हमें हर्ष यानी खुशी, दुख, घृणा, शोक, आश्चर्य या विस्मय आदि भाव जहाँ हमें प्रकट करने होते हैं, उन वाक्यों के अंत में हम यूज़ करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यदि विस्मय सूचक शब्द के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, यदि कोई ऐसा शब्द, विस्मय सूचक ऐसा शब्द आ जाए जिसके तुरंत बाद हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, जिसके तुरंत बाद हमने ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है, तो वाक्य में पूर्ण विराम आएगा या प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। अगर हमने किसी विस्मय सूचक शब्द के बाद इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, तो वाक्य के अंत में या तो हमारा पूर्ण विराम आएगा या हमारा आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। जैसे लड़को यहाँ पर हमारा विस्मय सूचक शब्द है, तो लड़कों के बाद हमने यूज़ किया है यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसलिए अभी तक खेल रहे हो, लड़को अभी तक खेल रहे हो, लास्ट में हमने यूज़ किया प्रश्न सूचक, क्योंकि यहाँ पर विस्मय भी प्रकट किया जा रहा है, विस्मय भाव, और प्रश्न भी यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसलिए हमने दोनों विराम चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग किया, विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह। आगे है दोस्तों, वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह, वाक्यों के बीच में, अंत में नहीं, वाक्यों के बीच में आने वाले विराम चिन्ह। अब हम दूसरी प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे जो वाक्य के बीच में आते हैं। अभी हमने पहले नंबर पर पढ़े हैं उन विराम चिन्हों के बारे में जो वाक्य के अंत में हम यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्यों के बीच में आने वाले विराम चिन्ह। क अल्प विराम। अल्प विराम आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे होता है एक कोमा, इंग्लिश में कहते हैं कोमा। अल्प विराम, हिंदी में अल्प विराम। अल्प विराम यानी थोड़ा विराम, थोड़ा विश्राम हमें करना है, इसलिए इसको कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वाक्यों में जब एक प्रकार के पद आ जाए, पदबंध आ जाए
या उपवाक्य आ जाए तो उनको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं इस अल्प विराम का। जैसे राधा, रमेश, गीता और श्याम पिकनिक पर गए। लास्ट में हम यहाँ प्रयोग करेंगे पूर्ण विराम। वाक्य हमारे यहाँ पर खत्म हो गया। गए। राधा, रमेश, गीता और श्याम पिकनिक पर गए। अब यहाँ पर एक जैसे पद यहाँ पर आए हैं। इन सभी पदों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमने यहाँ प्रयोग किया है अल्प विराम। आप देख सकते हैं राधा और रमेश के बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है ताकि आपको इनका अंतर अच्छी तरह से समझ आ जाए। दोस्तों, ख है हमारा अर्ध विराम। इस शब्द के मतलब से ही आप समझ गए होंगे। अर्ध विराम यानी आधा विराम हमें लेना है। वाक्य में जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब हम अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना चाहते हैं वाक्य में, तब हम अर्ध विराम का यूज करते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ऊपर एक बिंदु और नीचे एक कोमा। जैसे पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, प्रकृति ने हमें यह दिया है। अब यहाँ पर पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, थोड़ा हमें विराम यहाँ पर करना है तो इस तरह का चिन्ह हम यहाँ पर बनाएंगे अर्ध विराम। प्रकृति ने हमें यह दिया है और अंत में हम यूज करेंगे पूर्ण विराम। आगे है दोस्तों ग निर्देशक। निर्देशक चिन्ह आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। किसी के कथन से पहले या उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी के कथन से पहले, जब किसी का कथन हम लिखते हैं उससे पहले और उदाहरण देने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विकास ने कहा मेरी खिड़की भी खोल दो। अंत में हम यूज करेंगे पूर्ण विराम। विकास ने कहा, क्या कहा, ये दर्शाने के लिए हमने यहाँ यूज किया है निर्देशक चिन्ह। विकास ने कहा मेरी खिड़की खोल दो। घ विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस तरह से होता है, जब किसी बात का हमें विवरण करना होता है वहां पर हम यूज करते हैं विवरण चिन्ह। जब हम किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब किसी बात का उदाहरण या विवरण हमें अगली लाइन में अगली पंक्ति में देना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे अच्छे विद्यार्थियों में ये गुण होने चाहिए। इस तरह से अच्छे विद्यार्थियों में ये गुण होने चाहिए। कौन से गुण, इसको हमने पहले यूज किया है विवरण चिन्ह। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगली पंक्तियों में हम बताएंगे कि कौन से गुण यहाँ पर होने चाहिए। अच्छे विद्यार्थियों में ये गुण होने चाहिए। इस तरह का साइन हम बनाकर, इस तरह का चिन्ह हम बनाकर आगे पंक्ति में बताएंगे कि किस तरह के गुण विद्यार्थियों में होने चाहिए। च योजक। योजक चिन्ह आप देख सकते हैं। समानार्थी या विपरीतार्थी युग्मों के बीच इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, समानार्थी या विपरीतार्थी, जब समानार्थी या विपरीतार्थी युग्मों मतलब जोड़ों के बीच इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात, ये एक पेयर है दोस्तों, एक युग्म है। दिन रात, इसके बीच में हमने यूज किया है योजक चिन्ह। जैसे तैसे देख सकते हैं आप। भूखा प्यासा, यहाँ भी हमने यूज किया है योजक। अच्छी बुरी, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं हम उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को हम देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार से होता है दोस्तों, डबल कोमास और सिंगल कोमास।
जब किसी के कथन को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिखा जाता है वहाँ प्रयोग किए जाने वाले हिंदी उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। दोस्तों, जब किसी के कथन को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिखा जाता है वहाँ प्रयोग करते हैं हम उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जहाँ अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली है, कोई बात कही है, सेम एज इट इज़ उसकी बात को सामने रखने के लिए हम इन चिन्हों का यूज़ करते हैं, उद्धरण चिन्ह का यूज़ हम करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा हमें दिया था, तो उसी तरह से सेम, कोई बदलाव इसमें नहीं करना, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है उद्धरण चिन्ह का। आप देख सकते हैं बात शुरू करने से पहले इस तरह से होंगे ये कोमास उद्धरण चिन्ह, और जब बात पूरी खत्म हो जाएगी पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के बाद इस तरह से हम इसको बंद करेंगे। अब आगे है दोस्तों हमारा हंस पद। हंस पद कुछ इस तरह से होता है, वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंस या त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब हम कुछ लिखते समय कुछ भूल जाते हैं, कुछ हमारा छूट जाता है, सो लिखने के लिए हंस या त्रुटिपूर्वक, इसे त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहा जाता है। हंस पद को त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे आजकल चारों भ्रष्टाचार व्यापक है, अब बीच में हम यहाँ पर भूल गए और लिखना, अब और को हम हंस पद ऐसे लगाकर ऊपर राइट करेंगे, जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आजकल चारों ओर भ्रष्टाचार व्यापक है। इस तरह से दोस्तों हमारे विराम चिन्ह पूरे हुए। आशा करती हूँ आपको सभी विराम चिन्ह समझ आ गए होंगे। आइए अब हम दोहरा लेते हैं आज की वीडियो से हमने क्या सीखा। लेखन में स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, विराम चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, वाक्य के अंत में और वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह। नंबर 3, विस्मयादि बोधक चिन्ह वाक्यों के अंत में या विस्मय सूचक शब्द के तुरंत बाद प्रयुक्त होते हैं। ये 3 बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई हैं। आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक विराम चिन्ह समझ आ गया होगा। इसी तरह की हिंदी ग्रामर की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल टीचिंग हब, लाइक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।